हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का अध्याय 1। अध्याय का नाम हमारा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसमें पढ़ने वाले हैं पोषण। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पहले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा पोषण किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पत्ती के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों की पत्तियों के बारे में, साथ में ये देखेंगे गैसीय विनियमन किसे कहते हैं और स्टोमेटा रंध्र के बारे में पढ़ेंगे और विषमपोषी पोषण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे पहले पत्ती के बारे में। तो ये हमारी मान लीजिए ये क्या हो गई, पत्ती हो गई। ये हमारी हो गई पत्ती। अब पत्ती के कितने भाग होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो ये वाला भाग देखिएगा, ये जो भाग दिख रहा है ऐसे, और नीचे ये वाला भाग ये जो दिख रहा है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं पर्णफलक। यानी यहाँ से ये जो भाग ऐसे बना है इस तरह का, तो ये एक पत्ती का क्या कहलाता है, पर्णफलक। पर्ण मतलब होता है पत्ती और फलक मतलब पत्ती के किनारे वाला भाग, यानी पत्ती का वह भाग जो पत्ती को आकार प्रदान करता है। जैसे वृत्ताकार आकार प्रदान करेगा, चाहे शंकु आकार, तो ये क्या कहलाता है, पर्णफलक। ये पत्ती का क्या है, एकदम आगे वाला भाग है, तो ये क्या कहलाएगा, पर्णाग्र। इसको क्या कहते हैं, पर्णाग्र। ये नुकीला होता है। साथ में इस पर देखेंगे पत्ती का वह भाग जो तना से लगा होता है उसे कहते हैं पर्णाधार। तो इसको क्या कहेंगे, इसको यहाँ पर देखेंगे, इस वाले भाग को हम इधर लिखेंगे, इसको कहते हैं पर्णाधार। पर्ण मतलब पत्ती, आधार मतलब वह भाग जिससे पत्ती टिकी होती है, तो इसको क्या कहेंगे, पर्णाधार। अभी ये क्या हो जाएगा, पत्ती का मध्य भाग हो जाएगा। ये जो हमारा दिख रहा है एकदम किनारे वाला भाग, तो इसको कहते हैं पर्णतट। पर्ण मतलब पत्ती, तट मतलब किनारा, यानी पत्ती के किनारे वाले भाग को क्या कहेंगे, पर्णतट। ये वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा, शिरा। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा होती है, क्या करती हैं, रक्त को क्या करती हैं, इधर परिवहन करती हैं। वैसे ही पत्ती में ये भाग होता है, इसको कहते हैं शिरा। यानी ये पत्ती के क्या है, नसें। ये क्या करेंगी, जल को और भोजन को क्या करेंगी, आदान प्रदान करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शिरा। अब पत्ती के अंदर के भाग दो होते हैं। पत्ती में पीछे देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहेंगे, या रंध्र कहेंगे, या फिर छिद्र कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। इसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। और इसके बाद देखेंगे पत्ती का एक हरा भाग होता है। पत्ती हरे रंग की होती है, तो यानी पत्ती के सभी हरे भाग को क्या कहते हैं, हरित लवक। अब इस हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पत्ती के आंतरिक भाग हो जाएंगे। अब बचे ये वाला भाग, यानी ये मान लेते हैं हमारा पहला, ये हमारा भाग क्या है, दूसरा भाग है, ये क्या है, तीसरा भाग, ये क्या है, चौथा, ये क्या है, पांचवा, है ना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन पांचों भाग को हम क्या कहते हैं, पत्ती के बाह्य भाग। और इस दो भाग को क्या कहते हैं, पत्ती का आंतरिक भाग। यानी ये हमारा क्या होगा, पत्ती का आंतरिक भाग। पत्ती का आंतरिक भाग। अब इसके बारे में देखेंगे, पत्ती का आगे वाला भाग होता है, तो ये क्या होगा, नुकीला होता है। ये क्या होता है, नुकीला। जैसे देखते हैं हम सब लोग बांस की पत्ती अगर देखेंगे, ऐसे बांस की पत्ती ऐसे होती है, तो ये जो नुकीला वाला भाग होता है इसी को क्या कहते हैं, पर्णाग्र करेंगे। पीपल की पत्ती में ऐसे होता है, जो चोंक सा भाग होता है सोई की तरह ना, उसी को कहते हैं क्या, पर्णाग्र। यानी पत्ती के नुकीले वाले भाग को क्या कहेंगे, पर्णाग्र। अब तट मतलब होता है किनारा, पर्ण मतलब पत्ती, यानी पत्ती के किनारे वाले भाग को, ये क्या होता है, पत्ती का किनारा। यानी पत्ती के किनारे वाले भाग को क्या कहेंगे, पर्णतट। ये होता है पर्णफलक, यानी पत्ती का ये वाला भाग होता है। ये क्या करता है, पत्ती को आकार प्रदान करता है। साथ में क्या होगा, शिरा हो जाएगा। ये शिरा क्या करती हैं, यानी जल और खनिज का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं।
जल और खनिज का क्या करेंगे, यहाँ पर संवहन करेंगे, साथ में भोजन का भी क्या करती है, संवहन करती है। तो ये हमारा हो गया पत्ती के भाग। अब पत्ती के बाह्य भाग हो गए पर्णफलक, पर्णाधार, पर्णाग्र, सिरा, और ये क्या हो जाएगा, पर्णाधार। ये क्या होता है, तने से लगा होता है। ये क्या होगा, तने से लगा होता है। अब ये पर्णफलक क्या होता है, ये पत्ती को क्या करता है, आकार प्रदान करता है। जैसे देखेंगे अगर पत्ती हमारी क्या है, गोल इस तरह है, तो ये जो आकार प्रदान करने वाला भाग क्या कहलाएगा, ये पर्णफलक। यानी यहाँ पर ये क्या है, गोल। एक बांस की पत्ती लेते, चाहे कोई भी पत्ती लेते हैं, अगर ये इस तरह है तो ये जो आकार प्रदान करने वाला भाग है ये भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर पर्णफलक। तो यानी पत्ती के बाह्य संरचना होगी या पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में पहले देखते हैं स्टोमेटा किसे कहते हैं। तो स्टोमेटा का अगर चित्र बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। पत्ती के क्या होता है, अंदर पाया जाता है, और क्या होता है, एक छिद्र होता है, इसके माध्यम से क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं इस तरह। इसी को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा या रंध्र या फिर छिद्र। इसके भाग देखेंगे क्या क्या होता है। अब ये जो छिद्र की तरह दिखता है इसको बोलते हैं रंध्र। इसको क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। इसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। अब ये जो दोनों दिख रही हैं इन दोनों को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ये क्या, इसको क्या कहेंगे, द्वार कोशिकाएं। यानी स्टोमेटा रंध्र को क्या करती है, ये फैलाती है और सिकोड़ती है। यानी ये क्या हो जाएंगे, द्वार कोशिका हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे बिंदी की तरह होते हैं, ऐसे हरे रंग के हो गए। इनको हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हरित लवक। इनको क्या कहेंगे, हरित लवक। तो एक एक के बारे में देखते हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होते हैं, स्टोमेटा रंध्र को जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो स्टोमेटा रंध्र जो छिद्र होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाएगा। जब ये फैलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हरित लवक के बारे में जानते हैं, हरे रंग का होगा, और साथ में क्या होगा, रंध्र बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आगे हम देखेंगे स्टोमेटा किसे कहेंगे, यानी स्टोमेटा का काम क्या है देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा एक प्रकार का छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छिद्र होंगे। दूसरा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसका काम होता है गैसीय विनिमय करना। गैसीय विनिमय, विनिमय, विनिमय नहीं विनिमय, गैसीय विनिमय करते हैं। गैसीय विनिमय में ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो देखेंगे आगे हेडिंग डालेंगे गैसीय विनिमय। एक बार देखते हैं ध्यान से। ये हमारी पत्ती हो गई, 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या कहलाएंगे, पत्ती के बाह्य भाग, और ये स्टोमेटा और हरित लवक क्या कहलाएंगे, पत्ती के आंतरिक भाग। इधर स्टोमेटा का चित्र हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा में देखेंगे, स्टोमेटा में ये रंध्र होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा रंध्र या छिद्र कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाहरी भाग पर क्या हो जाएगा, हरित लवक पाया जाता है। ये क्या कहलाती हैं, द्वार कोशिका कहलाती हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है देखेंगे आगे। स्टोमेटा का काम, स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है, गैसीय विनिमय करना, यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को देना, तथा
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को क्या करना, देना। तो देखेंगे गैसीय विनिमय, तो आगे हेडिंग डालेंगे गैसीय विनिमय। ये चित्र बना लेंगे सभी लोग। चलिए तो आगे देखते हैं गैसीय विनिमय के बारे में। तो गैसीय विनिमय, पत्तियों में गैसीय विनिमय स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होता है। आगे पिछले चित्र में हम देखे थे स्टोमेटा या रंध्र का चित्र, तो उसी के मदद से क्या होता है, गैसीय विनिमय। तो देखेंगे पहले गैसीय विनिमय कैसे होता है। ये मान लीजिए हमारी क्या है, पत्ती। तो पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, साथ में क्या करेंगी, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करती हैं पत्तियां, और साथ में क्या करती हैं, श्वसन। यानी पत्तियां दो काम करती हैं। पहला क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण। ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा रंध्र, स्टोमेटा या फिर रंध्र। गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है, स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा, स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है। अब ये स्टोमेटा क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है। ये स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होंगे, छोटे छोटे, ये स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इसमें क्या होता है, पौधे दो प्रकार का गैसीय विनिमय करते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसीय विनिमय करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, गैसीय विनिमय। साथ में दूसरा क्रिया का आ जाएगी, श्वसन में भी ये क्या करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं, यानी गैस का आदान प्रदान करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। तो प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, लेते हैं अंदर, तथा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और श्वसन में ठीक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। श्वसन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यानी CO2 को क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर करेंगे। CO2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यानी गैसीय विनिमय में दो प्रकार की क्रिया होती है। पहला क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या होता है, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेंगे स्टोमेटा रंध्र के द्वारा, तथा ऑक्सीजन गैस को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। श्वसन में क्या होता है, प्रकाश, श्वसन में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का ठीक उल्टा। यानी इसमें क्या करेंगे, पौधे हम लोग जानते हैं कि सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये भी हमारा सजीव है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर करेगा। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय नहीं, विनिमय, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, गैसीय विनिमय। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा गैसीय विनिमय का, तो लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण के तहत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तथा श्वसन के तहत ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय का स्थान कहाँ होता है, पौधों के स्टोमेटा में होता है। ये स्टोमेटा क्या होता है, पौधों में छोटे छोटे रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। यानी इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, गैसीय विनिमय। तो एक बार चित्र बना लीजिएगा। परिभाषा अगर लिखना होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा और जो हमने परिभाषा बताया उसको लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो पत्ती के बाह्य संरचना के बारे में देखिए हम लोग। आंतरिक संरचना में पत्ती का एक भाग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट, यानी स्टोमेटा के बारे में सभी लोग जान गए हम लोग।
स्टोमेटा के बारे में हम जान गए और किसके बारे में जान गए, गैसीय विनियम के बारे में। तो अब हम देखेंगे पत्ती की एक आंतरिक संरचना रह जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। हरित मतलब होता है हरा, लवक मतलब समझ लीजिएगा इसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी पौधों, ये क्या होता है, पौधों के सभी हरे भागों में पाया जाता है। यानी क्या होगा, ये क्या कहाँ पाया जाएगा, हरे पेड़ पौधों में। यानी यह पौधों के सभी, यह पौधों के सभी हरे भागों में, यह पौधों के सभी हरे भागों में पाया जाता है, पाया जाता है। हरे भागों का मतलब क्या हो गया, देखेंगे पौधे का जो भी हरा भाग होगा उसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक। देखेंगे पौधों के हरे भाग में क्या आ जाएंगी, पत्तियां आ जाएंगी। कुछ पौधों के तने भी क्या होते हैं, हरे होते हैं। अब कुछ पौधों में फल भी क्या होते हैं, हरे होते हैं, है ना। यानी पौधों के हरे भाग में पहले आ जाएगी पत्ती। तो पत्ती में देखते हैं हम क्या, हम बरगद ले लिए, ये क्या ले लिए, आम ले लिया, बरगद, आम, नीम, महुआ। बरगद, आम, नीम, महुआ ये सब क्या होते हैं, पौधों की पत्तियां होती हैं, हरी होती हैं ऐसे। तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। यानी पौधों की पत्तियों में पाया जाएगा क्लोरोफिल। दूसरा पौधों के तनों में, जैसे मरुस्थली पौधे हम देखे हैं कि नहीं। ये हमारा मान लीजिए कोई मरुस्थली पौधा क्या है, नागफनी। तो नागफनी का चित्र ऐसे ऐसे ही नागफनी होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो नागफनी में जो तना भाग होता है, जो नागफनी का तना क्या होता है, हरा होता है। नागफनी का तना क्या होगा, हरा। नागफनी का तना हरा होता है। जब ये तना हरा है तो इसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक या फिर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ये क्या हो गया, तना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बांस। बांस सभी लोग देखे हैं, बांस का भी तना क्या होता है, हरा होता है। ऐसे बांस का तना क्या होता है, हरा। यानी इसमें भी क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। अब जब हरित लवक है तो ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और जब इनके अंदर हरित लवक है तो इसमें क्लोरोफिल ऑटोमेटिक पाया जाएगा। तीसरा देखते हैं, फल। फल में हम कुछ कच्चे फल लेते हैं। जैसे फलों में जितने कच्चे फल होते हैं, जितने कच्चे फल होंगे लगभग उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक। जैसे हम कच्चा अमरूद ले लेंगे, अगर वो हरा है तो क्या पाया जाएगा, हरित लवक। यानी ये क्या हो जाएगा, कच्चा आम हो जाएगा, कच्चा क्या हो जाएगा, अमरूद। इसमें क्या पाए जाएंगे, हरित लवक पाए जाएंगे। यानी कच्चा अमरूद हो गया हमारा, ये हमारा मान लीजिए क्या है, कच्चा आम। अगर ये कच्चा है तो इसमें क्या पाए जाएंगे, हरित लवक। साथ में हम ये भी देखते हैं, फूल में भी पाए जाते हैं। देखेंगे ये क्या होगा, पुष्प में भी क्या पाए जाएंगे, हरित लवक। पुष्प का एक भाग होता है ये वाला, देखेंगे कैसे। ये मान लीजिए हमारा क्या है, पुष्प यानी फूल है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ये क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ये वाला जो सुराही की तरफ भाग दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा। और इधर ये वाले भाग क्या हो जाएंगे, पौधे पुष्प के क्या हो जाएंगे, दल। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये वाला पत्तियों का ये वाला भाग जो है, ये इसको बोलते हैं बाह्यदल। इसको क्या बोलते हैं, बाह्यदल। इसको क्या बोलेंगे, बाह्यदल। ये भी क्या होता है, हरा। जब ये हरा है तो इसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक। क्या पाया जाएगा, हरित लवक। जब इसमें हरित लवक है तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। यानी हरित लवक किसमें पाया जाएगा, देखेंगे हरित लवक या पौधों के सभी हरे भागों में पाया जाएगा। यानी पौधे के जो जो हरे भाग होंगे उसमें क्या पाया जाएगा,
हरित लवक पाया जाएगा। अभी कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, जैसे बरगद, आम, नीम, कटहल, महुआ, इन सब की पत्तियों में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। दूसरा, तने में देखें मरुस्थली पौधे जितने होते हैं, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ये सब में क्या पाया जाएगा? इनका तना हरा होता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक। बांस भी हरा होता है, इसका तना हरा होता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक। फल में देखें जितने कच्चे फल हैं, अगर वो हरे हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक। कुछ पुष्प में लगभग सभी पुष्पों में क्या होता है? बाह्य दल होता है, ये क्या होता है? हरा होता है। जब ये हरा होगा तो इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक। ये हमारा क्या कहलाता है? बाह्य दल। ये दल कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? पूरा वर्तिकाग्र, ये क्या कहलाएगा? पुंकेसर। तो यानी हरित लवक यहाँ पाया जाता है। एक बार चित्र अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए तो आगे देखते हैं विषम पोषी पोषण। ये हमने पढ़ लिया, ये देखो, देख लिए, ये तीसरा वाला बचा है विषम पोषी पोषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। इसकी परिभाषा एक छोटी सी है, यहाँ पर लिखेंगे इसमें सजीव पोषण के लिए, किसके लिए? पोषण के लिए। इसमें सजीव पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब ये विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। ये हमारा पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा, ये क्या हो जाएगा? तीसरा। पहला प्रकार होता है प्राणी समभोजी पोषण। अगला हो जाएगा पहला प्राणी समभोजी विषम पोषण। दूसरा क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। दूसरा हमारा हो जाएगा परजीवी पोषण। तीसरा हमारा हो जाएगा क्या? मृतोपजीवी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण देखेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें सजीव अपना भोजन या तो ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें लिखेंगे इसमें सजीव भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन को ठोस तथा तरल के रूप में लेते हैं। उदाहरण में हो जाएगा हमारा मानव हो गए, यानी हम लोग हो गए, यानी क्या हो जाएगा उदाहरण में हमारा? मानव क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? कुत्ता। मानव, कुत्ता, गधा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राणी समभोजी पोषण। ये हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण। अब देखेंगे, अब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं और द्रव के रूप में। जब हम खाना को किस में खाएंगे? ठोस में। तो ठोस में हम क्या खाते हैं? रोटी खाएंगे। जब हम खाना को किस में खाएंगे? द्रव में, द्रव या तरल में। तो द्रव में या तरल में खाएंगे तो क्या खाएंगे? दूध। यानी हम दूध और रोटी खाते हैं तो दूध हमारा क्या होगा? ठोस के रूप में हो जाएगा, रोटी क्या हो जाएगा? दूध हमारा द्रव के रूप में हो जाएगा, रोटी क्या हो जाएगा? ठोस के रूप में। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? प्राणी समभोजी विषम पोषण। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होगा? ऐसा पोषण जिसमें जीव
ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो लिखेंगे इसमें सजीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे जोंक। उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अमरबेल। यानी उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा, जोंक। भैंस को नहलाते हैं सभी लोग, तालाब वगैरह में नहलाते हैं, तो देखते हैं जोंक चिपक जाती है कि नहीं उसके शरीर पर। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अमरबेल। अमरबेल का नाम सभी लोग सुने होंगे। देख लेते हैं चित्र में अमरबेल कैसी होती है। ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए पौधा हो गया। ये हमारा कोई हरा पौधा है जो अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं बना रहा है। तो अमरबेल क्या करेगी, इस पर ऐसे क्या होती है, ऐसे लिपटी होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, अमरबेल। अमरबेल जब ये पौधा जो है जिस पर अमरबेल चिपकी हुई, वो क्या करेगा, पौधा खाना बनाएगा। तो ये क्या करेगी, इस अमरबेल में चूसक जड़ें पाई जाती हैं। ऐसे ये क्या करती हैं, इसके तने में धंसा देंगी, ऐसे कांटों की तरह होता है, ये धंसा देंगे। इसके बाद इसका जितना भी भोजन होगा ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। यानी ये किसका आधार हो जाएगा, परजीवी विषमपोषी पोषण का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, मृतोपजीवी। दूसरा क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। यानी ऐसा पोषण, यानी जो जीव जंतु, जो सजीव पोषण के लिए सड़े गले स्थानों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, इसमें सजीव भोजन के लिए इसमें सजीव भोजन के लिए सड़े गले स्थान पर निर्भर रहते हैं। यानी इसमें सजीव अपना भोजन सड़े गले स्थान से, इसमें सजीव, ऐसे लिखेंगे, इसमें सजीव अपना भोजन मृत यानी मरे हुए, मृत या सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं। आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे बढ़िया से। इसका हमारा एक उदाहरण हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ये हमारे हो जाएंगे जीवाणु भी हो जाएंगे, है ना। जीवाणु हो गया, कवक जिसको कवक अचार में लगता है, इसको बोलते हैं दहिया। साथ में हमारा क्या हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। देखेंगे कि मान लीजिए हमारा क्या है, कुकुरमुत्ता, ऐसे ही होता है। अब कुकुरमुत्ता देखें, जो लकड़ी वगैरह सड़ जाती है, गल जाती है, तो जो क्या करते हैं, अगर ये लकड़ी बरसात के दिनों में सड़ गई है, तो इसी से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये सड़े गले स्थानों पर रखते हैं। दूसरा ऐसे हो जाएगा हमारा फफूद भी हो जाएगा। फफूद किस पर लगती है, ब्रेड पर लगती है। तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, रोटी। जो रोटी को हम खुला छोड़ देंगे 10, 15 या 20 दिन, तो इस पर क्या लगती है, फफूद लग जाती है। ये क्या करेगी, जब रोटी सड़ जाएगा तो यहाँ से देखेंगे ऐसे रोए की तरह क्या होती हैं, ऐसे फफूद लग जाती हैं। यानी रोटी सड़ जाएगी तो इसे क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, ये फफूद। ये हमारा हो जाएगा मशरूम। ये क्या हो जाएंगे, कवक या फफूद। फिर इसके बाद अचार देखेंगे सभी लोग। आम का अचार हमारा होता है ऐसे, जब आम के अचार में जब पानी लग जाता है, आम के अचार में पानी लग जाता है, तो यहाँ पर देखें दहिया का नाम सुने,
तो ये दहिया लग जाता है, इसमें फफूंद होती है। जीवाणु के बारे में सब लोग जानते हैं, जब ये क्या हो जाएंगे, जीवाणु। ये क्या हो जाएंगे, जीवाणु। जीवाणु क्या करते हैं, जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उससे अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यानी इस विधि को क्या कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। विषम पोषी पोषण, इसमें सजीव पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे। ये 3 प्रकार का होगा। पहला प्राणी समभोजी, दूसरा क्या होगा, परजीवी, तीसरा क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। इसमें क्या होगा, इसमें भोजन किसके रूप में ग्रहण करेंगे, ठोस के रूप में और तरल के रूप में। ठोस में हमारा क्या हो जाएगा, रोटी। द्रव में क्या हो जाएगा, दूध। ये कौन कौन जंतु करते हैं, मानव, गधा, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, हाथी। दूसरा क्या हो जाएगा, परजीवी पोषण। इसमें क्या होगा, इसमें सजीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अमरबेल, और क्या हो जाएगा, जोंक। तीसरा हम क्या पढ़े, मृतोपजीवी, यानी ऐसे जीव क्या करेंगे, मरे हुए या सड़े गले स्थानों से अपना क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, मशरूम। ये हमारा मशरूम हो गया। ये क्या हो जाएगी, ब्रेड पर लगने वाली फफूंद हो जाएगी, अचार पर लगने वाला दहिया यानी कवक वगैरह हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जीवाणु। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। साथ में ये बताइएगा कि जो जो चित्र हमने बनाया था उसमें से सबसे बढ़िया आपको कौन लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।